हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 235 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 236 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। इससे पहले हम आपका प्रश्न पढ़ें, आप में से कई सारे बच्चों को बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। वो आवाज़ बेसिकली किसी और चीज़ की नहीं है, बारिश की है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उस आवाज़ को थोड़ी अवॉइड करना, बादलों की गरज को थोड़ा अवॉइड करना। क्लियर। तो देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है, भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, किंतु इनके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, भारत की युवा जनसंख्या लगभग 65% है, किंतु इनमें से 2/3 लोग अभी बेरोजगारी के कुचक्र में फंसे हैं, जिसके लिए निम्न कारण हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, कौशल विकास का निम्न स्तर, विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास। ये क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि दर। देखो, जनसंख्या वृद्धि दर ऐसे नहीं लिखना है आपको, पूरा जनसंख्या लिखिए। तकनीकी शिक्षा का अभाव, द्वितीय क्षेत्र के बजाय तृतीय क्षेत्र की ओर, तृतीय क्षेत्र पर ओर दिया जाना, तृतीय क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना होना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासनिक ढांचे का ढुलमुलापन, अरे ऐसे वर्ड मत यूज किया करिए। उपरोक्त ऐसे कई कारण आज़ादी पश्चात से उभरे हैं, किंतु धीरे धीरे इन क्षेत्रों में विकास के आसार दिख रहे हैं, जिसका प्रमाण अटल इनोवेशन मिशन के रूप में दिखता है। इसके तहत अवसंरचना निर्माण, नवाचार को बढ़ावा, स्वरोजगार पर बल, स्वरोजगार परक शिक्षा। ठीक है, फिर आपने लिखा है, अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप्स को मदद के लिए अटल इंक्यूबेटर की स्थापना का प्रावधान, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना जैसे तत्वों को शामिल किया गया है। मेक इन इंडिया रोजगार सृजन करेंगे, अटल टिंकरिंग इसके कई नए उद्यमी स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे एवं स्टार्टअप्स लेंगे, जिसमें छोटे छोटे उद्यमों का आविर्भाव होगा। काफ़ी अच्छा वर्ड आपने यूज किया। स्वरोजगार को बढ़ावा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र संभावनाओं से समृद्ध है, जहां स्वरोजगार बेहतर विकल्प होगा, जैसे बागबानी, पोल्ट्री फार्म, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, ऐसे कई विकल्प हैं। इन सभी माध्यमों से भारत में रोजगार सृजन होगा एवं ऐसी प्रगतिशील योजनाएं भावी पीढ़ी को लाभान्वित करेंगी। ठीक है, आपने देखिए उत्तर अच्छा लिखा है, लेकिन वही चीज़ है ना कि आपको इससे एक्सप्लेन नहीं करना है। मतलब आपको मेक इन इंडिया, अटल टिंकरिंग, स्वरोजगार को बढ़ावा, इसे एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपने जो ये पक्ष पहला बता दिया ना कि इसके ये कारण हैं रोजगार के, ठीक है, बेरोजगारी के ये कारण हैं, अटल इनोवेशन में ये खूबियाँ हैं, तो इससे क्या हुआ कि आपका ये वाला जो ऊपर का तर्क है नीचे वाले तथ्य से पुष्ट हो गया। लेकिन अभी इसमें कमियां हैं, ठीक है, उन कमियों को आप बता दीजिए। कमियां बताने के बाद आप ये बता दीजिए कि इसके अलावा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है अटल इनोवेशन मिशन सहायक, यानी कि ये सब कुछ नहीं ठीक कर सकता, पूरी तरह से बेरोजगारी नहीं समाप्त कर सकता। तो इसके सहयोग में हम और किन किन को साथ में ले लें, ताकि अटल इनोवेशन मिशन और अन्य मिशन आपस में मिलकर भारत में बेरोजगारी की दर को कम कर सकें। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, आपने जो ये बातें बताई हैं इनको ऐसे ही बताइए और ये कारण मत बताइए। अगर बताना है तो इनको क्या करिए, एक ब्रैकेट में फ्लावर बनाइए, वहाँ पे इनको डाल दीजिए। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चन में ना क्या हो गया, फ्रेम ही फ्रेम आ गया। फ्रेम आप तब उपयोग करना यूपीएससी में जब आप 18 क्वेश्चन लिख चुके हों और आपके पास केवल 10 मिनट बचा हो और 2 क्वेश्चन आपको लिखने हो, तो वहाँ पे आप उन 2 क्वेश्चन के लिए फ्रेम उपयोग कर सकते हैं, सबको पॉइंट फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल आंसर लिख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉइंट 4 से 5 होने चाहिए। जब
पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, वही बात है ना, हर चीज़ का एक्सट्रीम नहीं अच्छा होता है। तो अगर आप एक्सट्रीम में लिख देंगे, मान लीजिए आपने 7-8 पॉइंट लिख दिए, तो एग्जामिनर को लगेगा आपने तथ्य और तर्क की भाषा शैली और समायोजन तो है ही नहीं। और यूपीएससी का जब आप डीएफ का फॉर्म भरते हैं मेंस के लिए, तो उसमें पहली लाइन यही लिखी होती है कि भाषा आप अपनी सार गर्भित रखना, तथ्य और तर्क का समायोजित उपयोग करना, और जो प्रवाह हो वो बेहतरीन हो। ठीक है, अब जब प्रवाह होगा नहीं, तथ्य होंगे नहीं, तर्क होगा नहीं, भाषा शैली जो समायोजित होगी नहीं, तो उत्तर कैसे देगा आपको। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो प्रश्न उठता है कि साहब फिर आप बता ही दीजिए कि आखिरकार भाषा का समायोजन हम करेंगे कैसे। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन्हीं बातों को भाषा शैली में गढ़ देना है। कैसे कि भारत की युवा, हम आप ही की बातें बता रहे हैं, अपना कुछ नहीं जोड़ेंगे, अपना जब जोड़ेंगे तो बता देंगे। ठीक, अभी हम ये बता रहे हैं जितना आपने लिखा है इसको कैसे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारत की युवा आबादी भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 65% आबादी युवा है, जिसमें 13 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस समय बेरोजगार हैं। ठीक है, आप ये चीज़ लिख देंगे, जिसके निम्नवत कारण है। ठीक है, तो आप कारण बता दीजिए, ब्रैकेट में एक काम कीजिए, डायग्राम बनाइए, उसमें फ्लावर बनाइए, उसमें कारण आप लिख दीजिए। ऐसे आप एक फ्लावर बनाएंगे, ऐसे इसमें केवल 4 से 5 कारण, मैक्सिमम 5 कारण आपने लिख दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास, कौशल विकास का निम्न स्तर, तकनीकी शिक्षा का अभाव। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र की बजाय तृतीय क्षेत्र की प्राथमिकता, इतने आपने लिख दिए। अब आपके कुछ जो पॉइंट छूट गए उनको छूट जाने दीजिए, क्योंकि उनको आप अटल इनोवेशन मिशन में उपयोग में ले लेंगे। ठीक है, अब आपने बता दिया जिसके निम्नवत कारण हैं, आपने ये डायग्राम दे दिया। अब आप बताएंगे कि उपर्युक्त कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन न केवल लोगों में तकनीकी शिक्षा को प्रमोट करेगा, बल्कि उनमें कौशल विकास के स्तर को भी उच्च बनाएगा। साथ ही स्कूल और विश्वविद्यालय व उद्योगों को एक मंच पर लाकर स्कूली शिक्षा को रोजगार परक बनाने की कोशिश करेगा। अब आप एक बात बताइए, आपकी ये सारे पॉइंट जो हमने पांचों लिखा है, इनको अटल इनोवेशन मिशन ने काउंटर कर दिया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अटल इनोवेशन मिशन केवल इतने ही तक सीमित है, इसके बाहर वो व्यापक नहीं है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर उसमें अभी काफ़ी सारी कमियां हैं, वित्त के पोषण को लेकर उसमें कमियां हैं, अभी क्लियरेंस को लेकर उसमें कमियां हैं, अभी विभिन्न मिनिस्ट्रीज के मध्य काफ़ी टसल रहती है। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए सरकार को, यानी कि ये अटल इनोवेशन की चुनौतियां हैं, इन सब को रेगुलेट करने के लिए सरकार को कुछ स्टेप उठाने होंगे। अतः सरकार को अटल इनोवेशन मिशन को ही सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्न उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। अब आप वहाँ पे पॉइंट फॉर्म में बता दीजिए कि पहला उपाय क्या, कि जो मुद्रा योजना है उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रशासन के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। अब आ गया ना प्रशासन वाला ये ढुलमुल वाला रवैया वहाँ पे। ठीक, तीसरी बात क्या है कि जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज के मध्य आपस में टसल्स हैं उनको एक जगह पर व्यवस्थित किया जाए, हर एक मिनिस्ट्री को उसका कार्य सौंपा जाए, उसका दायित्व बताया जाए। वित्त की जो कमी होती है उसको लेकर मुद्रा योजना को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, साथ ही इसमें निवेश को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए, नई नई टेक्निक के अंतर्गत टॉपिक को बनाया जाए, नई नई टेक्निक के अंतर्गत सिलेबस को गढ़ा जाए। मतलब जैसे बिग डाटा, ठीक है, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जीनोम सीक्वेंसिंग। आपने देखा होगा कि हाल ही में SN कृष्णा या CN कृष्णा ऐसे उनका कुछ नाम है, तो उन्होंने डेटा संरक्षण के लिए बहुत बढ़िया मतलब गाइडलाइंस दी है। हाँ, गोपाल स्वामी कृष्णन समिति है, उसका गठन किया गया। तो उस समिति ने बताया कि आप जो ये सिलेबस चला आ रहा है ना नीट का, उस सिलेबस को और जो ये हमारे अन्य रोजगार परक सिलेबस हैं स्किल डेवलपमेंट को, एजुकेशन से रिलेटेड, इनको आप चेंज कीजिए। इनको पुराने ज़माने का जो कंप्यूटर सिस्टम था, जो कंप्यूटर शब्दावलियाँ थी, उनसे हटाकर नई टेक्नोलॉजी पर आधारित जैसे बिग डेटा है या मशीन लर्निंग प्रोग्राम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, इन सब पे लोगों को वर्क कराइए, ताकि ये सारे वर्क इस फील्ड में ये लोग, जैसे रोबोटिक्स है, इस पे महारत हासिल कर सकें और इंडिया इंक्यूबेटर्स का एक हब बन सके। केवल बेरोजगारी ही ना दूर हो, बल्कि हम इतने ज़्यादा
रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें जो भारत में बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके। ऐसे आपको यहाँ पे अपने उत्तर को फ्रेमिंग करना है। आपने क्या किया ना कि आपने इस पे ज़्यादातर ध्यान दे दिया, किस चीज़ को लेकर, अटल इनोवेशन मिशन को। तो अटल इनोवेशन पे पूरी तरह से फोकस नहीं होना है, अटल इनोवेशन के प्रोविज़न बताने हैं, वो भी बेरोजगारी के कारण को ध्यान में रखते हुए काउंटर करने के लिए आपको बताने हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऊपर ये बताइए, फिर नीचे अटल इनोवेशन मिशन को बताइए, फिर बताइए कि इसमें चुनौतियां क्या, फिर बताइए सरकार ने कौन कौन से उपाय करने चाहिए, और फिर आप दे दीजिए निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको अच्छे से आता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दे दीजिए कि जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे, संकल्प से सिद्धि के प्रोग्राम को संकल्पित करेंगे। तो आप इनमें से किसी एक लाइन को चुन लीजिए, वो आपका अपना होगा। ठीक है, मेक इन इंडिया को आप बता सकते हैं, यहाँ पे ट्राइफेड पोर्टल के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, एमएसएमई के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, आप यहाँ पे एमएसएमई के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जिक्र कर सकते हैं। इन सब का जब आप जिक्र कर देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर? एक काम किया करिए कि जैसे हम आपका उत्तर चेक किए ना, तो आप केवल अपना ही मत सुना करिए, अन्य भी बच्चों का सुना करिए। हालांकि आप सुनते होंगे, ये हमें उम्मीद है। अन्य बच्चों का जब आप सुनेंगे ना, तो आपका जो माइंड का फलक है वो और व्यापक हो जाएगा और आपकी लेखनी आपकी चाकरी करने लगेगी। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन आपका उत्तर देखना अपने आप में अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा। क्लियर? तो आप ऐसा ही करिए और कोशिश करिए कि पॉइंट फॉर्म से थोड़ा सा दूर हटिए, थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म से, और थोड़ा शॉर्टकट से वापस आइए। आपकी राइटिंग अच्छी है, जैसे आप ये शॉर्टकट अपना लेते हो ना, जनसंख्या, क्योंकि हम आपकी राइटिंग को देखकर समझ पा रहे हैं कि आपकी राइटिंग में स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट मत अपनाइए। ठीक है, जो वर्ड है पूरा जनसंख्या जनसंख्या ही लिखिए। अभी क्योंकि इतना यूपीएससी अपग्रेड नहीं है, और हिंदी मीडियम को तो आप जानते हो, उनका तो मतलब देख कर ही लगता है कि ये लोग आधा क्यों लिख रहे हैं। और ये जो बिल्कुल छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, उन शब्दों को मत लिखिए। प्रशासनिक ढांचे का ढुलमुल रवैया, ये उतना अच्छा नहीं है। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कि प्रशासनिक ढांचे का उत्तरदायित्व न होना, या प्रशासनिक ढांचे में जवाबदेहिता की कमी। अब आपने जवाबदेहिता वर्ड लिख दिया, सोचो आपने इथिक्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। एग्जामिनर को लग जाएगा कि अरे वाह, बंदे को इथिक्स भी आती है, क्योंकि जवाबदेहिता वही लिख सकता है जिसको जवाब देना आता होगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने उत्तर को गढ़ लेंगे, और आप ये भी समझिए कैसे हमें भाषा शैली को गढ़ना है। ये फ्रेम ऐसे नहीं चलेंगे काम, मतलब ये डायग्राम ऐसे मत बनाइए। ऐसे हो सकता है आपको किसी ने बताया कि ऐसे आप फ्लो चार्ट बनाते रहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा मास्टर आप ही ने तो ऐसे बनाए हैं, तो बात यह है कि मुझे इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि मैं आप लोगों को देता हूँ, और वो मेरा फ्रेम वाली कॉपी, मैंने आंसर राइटिंग की कॉपी थोड़ा ना आपको कभी मैंने दी है। ठीक है ना, तो वो बस इसीलिए होता है ताकि आप ये समझ सकें इतने पॉइंट हैं और इनको आपको सही से मैनेज करके लिखना है। आप हमेशा या तो लिखेंगे 1 पॉइंट में, ठीक है, या तो आप लिखेंगे रोमन्स में। हालांकि रोमन्स में तब लिखेंगे जब आप न्यूमेरिक आपका ख़त्म हो जाएगा, तब आप रोमन्स में लिखेंगे, नहीं तो आपको हमेशा न्यूमेरिक का ही उपयोग करना है, 1 2 3 का। क्लियर? ऐसे मत लिखा करिए, ऐसे ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज यूपीएससी इतना नहीं मानती है, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मेंशन करना है, आपको निष्कर्ष थोड़ा और अच्छा देना है। धीरे धीरे लिखते रहेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा सही, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं, अभी तो ये मुझे ऐसा लगता है आपका दूसरा या तीसरा ही आंसर है, आप ऐसे लिखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका अमेंडमेंट आ जाएगा, बशर्ते आप लोगों का भी आंसर सुनिएगा। क्योंकि जब हम लोगों का सुनते हैं ना, उनकी जब कमियां सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये कमी नहीं करनी है। और एक और बात है कि मैं हर व्यक्ति का आंसर अलग अलग उस पर चेक करता हूँ, अलग अलग डायमेंशन पे, अलग अलग तरीक़ों पे, तो इसलिए ज़रूर सुना करें। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।